हमारे बहुत से क्लाइंट जीत जाने के बाद हमसे यही पूछते हैं कि अब क्या करें, कैसे उस झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ ऐसा कुछ करें कि वे लोग भय से थर थर कांपने लगें। तो हम उस क्लाइंट को उस केस की जरूरत के मुताबिक बताते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस झूठे आरोप, झूठे एविडेंस और फर्जी दस्तावेजों से बहुत नाखुश है। आज के केस को पढ़कर लगता है कि सेक्शन 340 सीआरपीसी और उसके जैसे बहुत से हथियार अब आपके हाथों में थमा दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। आज के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में झूठ के लगभग सब आयामों पर विचार किया है। सेक्शन 191 आईपीसी, सेक्शन 192, सेक्शन 193 आईपीसी पर विचार किया है, वह उसके अर्थों को समझाया है। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 211 आईपीसी पर गंभीर विचार किया है और यह बताया है कि यह 340 के कैसे कंपेरेबल है। सेक्शन 195 सीआरपीसी और उससे निकलने वाला या उससे संबंधित सेक्शन 340 सीआरपीसी पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार से झूठे गवाहों, झूठे एविडेंस और फर्जी दावों और दस्तावेजों को लेकर यह केस गागर में सागर को भर देता है। इसने अदालती कार्रवाई में झूठे गवाहों और फर्जी दस्तावेजों तथा इससे होने वाले नुकसान पर गहरी छानबीन की है। केस का नाम है हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 103 ऑफ 2009, जो कि तय हुआ है अभी 14 जुलाई 2022 को। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इसमें याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एक एनजीओ बनवासी चेतना आश्रम चलाता था। उसका कहना था कि 17 सितंबर 2009 को और 1 अक्टूबर 2009 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने झूठे आरोप में 1 दर्जन से अधिक आदिवासियों को मार दिया है या मरवा दिया है। इसके अलावा भी इस रिट पिटीशन में बहुत से अन्य लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान ऐसी परिस्थितियां कोर्ट के सामने आईं, जहां कोर्ट को लगा कि वह जानबूझकर कोर्ट में झूठा मामला फाइल करने का केस बनता है। तो कोर्ट ने एक निगाह उन तमाम कानूनों पर डाली जो कोर्ट के सामने झूठे एविडेंस से संबंधित होते हैं और कोर्ट ने सेक्शन 191 आईपीसी पर विचार किया, जो कोर्ट्स में झूठा एविडेंस देने के लिए लगाया जाता है। इसी तरह सेक्शन 192 आईपीसी को भी देखा, जिसमें झूठे एविडेंस को गढ़ने की बात कही गई है। झूठा एविडेंस बनाया जाएगा तो सेक्शन 192 आईपीसी लगेगा। फिर सेक्शन 193 आईपीसी पर भी चर्चा की। यहाँ ऐसे झूठे एविडेंस देने के लिए पनिशमेंट की बात की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे सेक्शन 195 सीआरपीसी की चर्चा की, जिसमें प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence कहा गया है। आपको याद होगा, हमने अपनी अनेक पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि जितने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में दिए जाने वाले झूठी गवाहियां होती हैं, झूठे दस्तावेज होते हैं, फर्जी दस्तावेज होते हैं और झूठे बयानात होते हैं, उन सभी के बारे में जितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है वह सेक्शन 195 सीआरपीसी से निकलती है। यह सेक्शन 195 सीआरपीसी वाले जितने भी अपराध हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी है, इसकी विधि सेक्शन 340 सीआरपीसी में बताई गई है। कोर्ट ने सेक्शन 340 सीआरपीसी पर विचार करते हुए अपने एक पुराने निर्णय का हवाला देते हुए कहा, झूठे दस्तावेजों के फाइल किए जाने पर यानी कि परजरी के मामलों में बिना पूरा विचार किए एकदम से प्रोसिक्यूशन शुरू करने से इसका उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाएगा। यह तभी किया जाए जब ऐसा करना न्याय के हित में जरूरी हो। कथित झूठ तथा किसी दस्तावेज में पाया जाने वाला सत्य दोनों एक साथ संभव नहीं होने चाहिए। केवल 2 लोगों के आरोप प्रत्यारोप से यह अपराध बनता हुआ नहीं लगता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अर्थ था कि केस में आमतौर से एक पार्टी किसी एक बात को कहती है और दूसरी पार्टी उसे झूठ कहते हुए उसका विरोध करती है और खंडन करती है। केवल इतना भर काफी नहीं है कि इस बात को झूठा एविडेंस माना जाए, इसके लिए इससे अधिक की आवश्यकता होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य फैसले RS सुजाता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011 5 SCC 689 का अनुसरण करते हुए कहा, सेक्शन 340 CRPC की इंक्वायरी असाधारण मामलों में ही की जानी चाहिए, जहां कोर्ट का यह मानना हो कि दोषी पार्टी ने जानबूझकर किसी कोर्ट से कोई लाभ पाने के लिए परजरी को अंजाम दिया है। ऐसी कार्रवाई को शुरू करने में साधारण संदेह और शक से ज्यादा कुछ होना चाहिए। ऐसे मामलों में परजरी के आरोप को साबित करने वाला स्पष्ट एविडेंस का रिकॉर्ड पर होना जरूरी है और सबसे जरूरी है कि कोर्ट को यह लगना चाहिए कि न्याय हित में यह कार्रवाई की जानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्तमान केस में कहा, यह सच बात है कि सेक्शन 191 IPC की निगाह से किसी पार्टी द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट को एविडेंस माना जाता है। इस तरह से जो भी व्यक्ति झूठा एफिडेविट दाखिल करेगा वह परजरी का दोषी माना जाएगा। बस अब संबंधित कोर्ट को यह देखना है कि क्या ऐसे एफिडेविट दाखिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना न्याय हित में है या नहीं है तो कार्रवाई शुरू कर दे और नहीं है तो उसे छोड़ दे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सेक्शन 191 IPC का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पार्टी ने एफिडेविट मात्र भी दाखिल कर दिया है तो यह माना जाएगा कि वह झूठा एविडेंस रिकॉर्ड पर दाखिल किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों का ध्यान दिया जो सेक्शन 211 IPC के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सेक्शन 211 IPC में लिखा गया है, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंज्योर। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की नियत से क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करता है या करवाता है और ऐसा वह बिना किसी वाजिब कानूनी आधार के ही कर देता है तो इसके लिए उसे 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। लेकिन झूठे तरीके से लगाया गया आरोप यदि मौत की सजा वाला हो या आजीवन कारावास की सजा वाला हो या 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध के बारे में हो तो ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा तथा फाइन का दंड दिया जाएगा। यहाँ पर हम यह बात उन लोगों को खास तौर से बताना चाहते हैं जिनके जीवन को इन झूठा आरोप लगाने वालों ने बर्बाद कर दिया है। जैसे रेप के आरोप से बरी होने के बाद आप उस शिकायतकर्ता को उसका सही कद दिखा सकते हैं। जैसे ही प्रोसिक्यूशन शुरू होगा उसके पैरों की कपकपी बंद नहीं होगी, उसको अब खुद जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि CRPC में कहीं भी चार्ज या इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन ठीक यही रहेगा कि इनके व्यापक अर्थों में इन्हें दिया जाए। जो भी हम सामान्य रूप से समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसके इन्हीं अर्थों को ग्रहण किया जाए। बस यह जरूरी है कि झूठा आरोप ऐसी अथॉरिटी के सामने लगाया गया हो या ऐसे व्यक्ति के सामने लगाया गया हो जो कानूनन उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती हो। यहाँ नियत हानि पहुंचाने की ही रही हो। कोर्ट ने संतोष सिंह वर्सेस इजहार हुसैन 1973 2 SCC 406 का हवाला देते हुए कहा, इस सेक्शन 211 IPC में बताए गए फॉल्सली चार्जेस का अर्थ प्रोसिक्यूशन विटनेस द्वारा ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ दिया जाने वाला झूठा एफिडेविट नहीं है। फॉल्सली चार्जेस का मतलब शुरुआती आरोप होना चाहिए जिससे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मशीनरी अपनी गति में आ जाए। फॉल्सली चार्जेस तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस सेक्शन में समानार्थी जैसे हो गए हैं। सेक्शन 211 IPC के लिए यह झूठा आरोप किसी व्यक्ति या अधिकारी या एजेंसी के सामने लगाना होगा जो उस आरोप के आधार पर कथित आरोपी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर सकता हो और आरोप के बाद उसने एक्शन की शुरुआत कर दी हो। इन सब बातों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु कुमार पिटिशनर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। इस तरह से यदि बारीकी से देखा जाए और समझा जाए तो जो लोग झूठा दावा लेकर आपको परेशान करने के लिए कोर्ट्स में आ जाते हैं उनके खिलाफ कानून में बहुत प्रभावशाली हथियार उपलब्ध हैं। उन्हें इस बात पर पछताने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उन्होंने कोर्ट में झूठा दावा क्यों फाइल किया, झूठे दस्तावेज क्यों लगाए, झूठा बयान क्यों दिया। जरूरत इस बात की है कि आप अपने हथियारों की पहचान बारीकी से कर लें और सजगता से कर लें।
आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, 207 या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपने सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।